शहर में पहुंचते ही उद्दंड कियारू एक बयान देना चाहता है जो वह शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों द्वारा देता है। उनका ध्यान आकर्षित करके कियारू कमांडर से मिलने जाता है और देखता है कि हर कोई उसके खिलाफ है क्योंकि वे उसे मारना चाहते हैं। वह देखता है कि उसका स्वागत बहुत बुरा है क्योंकि उसे इस तरह से पेश किया गया है कि उसने उनकी राजकुमारी को मार डाला है और वह उत्साहित होने लगता है। फिर कियारू से कहा जाता है कि वह अपनी जान दे दें क्योंकि उसकी जिंदगी ग्रामीणों की जिंदगी के बदले में इस्तेमाल की जाएगी और उसे उचित अंतिम संस्कार दिया जाएगा। कियारू अपने फाल्कन आंखों का उपयोग करके अपने सामने खड़े सभी सैनिकों के गुणों की जांच करता है और वह देखता है कि वे उसे मार नहीं सकते क्योंकि उनका स्तर उससे कम है और वह देखता है कि यह हास्यास्पद है। कमांडर उन्हें बताता है कि वह बकवास कर रहा है और अपने आदमियों को उसे बाहर ले जाने का आदेश देता है। कियारू अपनी क्षमताओं का उपयोग करके सैनिकों को बाहर कर देता है और लोग उसकी कार्रवाइयों से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह कमांडर से कहता है कि वह गांव वालों को बहुत भयानक अंत से बचाने आया है। वह उनके करीब जाने लगता है और सैनिक उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी क्षमता का उपयोग करके सैनिकों के बंधन से गायब हो जाता है और वे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर कियारू कमांडर से पूछता है कि अगर वह आगे बढ़ता है तो क्या होगा और कमांडर सैनिकों को आदेश देता है कि वे ग्रामीणों को मारना शुरू कर दें और कियारू को बताता है कि उनके न सुनने के कारण 4 ग्रामीण मारे गए हैं। गुस्से में कि उसके 4 गांव वाले मारे गए हैं, वह उनके पास जाने लगता है। उन्हें बताता है कि वह सभी को मार डालेगा ताकि गांव वालों को बचा सके, लेकिन गार्ड्स को लगता है कि वह पागल हो गया है और उनमें से एक उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कियारू उसे मार देता है। कमांडर हैरान हो जाता है और उन्हें बैरियर सक्रिय करने को कहता है और कियारू अपनी जगह पर बना रहता है क्योंकि उसने उनके लिए एक जाल बिछा रखा है। देखते हैं कि वे सभी एक लॉकेट पहन रहे हैं और वे कमजोर महसूस करने लगते हैं। वे मरने लगते हैं जिससे कियारू पूरी तरह खून से ढक जाता है और कमांडर नोटिस करता है कि यह लॉकेट के कारण हो रहा है और अपने सैनिकों को उनके गले से लॉकेट हटाने का निर्देश देता है। जब कियारू कमांडर और उनके सैनिकों से बात करना शुरू करता है, वह महसूस करता है कि यह बैरियर गांव वालों को प्रभावित कर रहा है क्योंकि यह उनके लिए एक जहर है और वह देखता है कि यह उन्हें कमजोर बना रहा है। कियारू देखता है कि कमांडर उन सभी को मारने की योजना बना रहा है, लेकिन कमांडर जहर में अपनी किसी भी भागीदारी से इनकार करता है क्योंकि वह भी इस बात से आश्चर्यचकित है कि यह बैरियर जहर का काम कर रहा है। अचानक राजकुमारी फ्लेयर का एक होलोग्राम प्रकट होता है जो उनसे विनती कर रही है क्योंकि वह उन्हें जॉयल किंगडम के बारे में उसने जो सच्चाई सीखी है और कैसे कियारू ने उसे बचाया यह बताने लगती है। लेकिन लोग उस पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। राजकुमारी गाना शुरू करती है और वह एक जादू का उपयोग करती है जो केवल वही कर सकती है और लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं क्योंकि वह अकेली ही ऐसा कर सकती है। राजकुमारी अपने लोगों को बताती है कि कियारू ने उसके लिए क्या क्या किया है और वह उन्हें बताती है कि वह अकेली राज्य का बदलाव नहीं कर सकती, उन्हें सबको साथ में जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। भाषण के बाद कियारू देखता है कि राजकुमारी ने एक चिंगारी जला दी है और सब कुछ हो जाएगा, भले ही वह अब वहां न हो, और वह गायब हो जाता है। अचानक लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे कमांडर और उसके सैनिकों की तरफ बढ़ते हैं, सभी को मारकर गांव वालों को आजाद कर देते हैं। गांव घर में वापस कियारू उस घटना के बारे में बात करना शुरू करता है जो हुई है और अचानक लेडरेट गोल्डमैन अंदर आता है और कियारू उसे सोने के सिक्कों से भरा बैग देता है और कहता है कि उनके एक घायल दोस्त का इलाज करें क्योंकि जहर ने उसे प्रभावित कर दिया है। हालांकि गोल्डमैन सोचते हैं कि वह नरम है, लेकिन कियारू उन्हें बताते हैं कि वह नरम नहीं है बल्कि वह उदास है क्योंकि उसका गृह गांव नष्ट हो गया और यह उसकी गलती थी। कियारू गोल्डमैन को यह भी बताते हैं कि लड़के को पुनर्विचार करने की कोशिश करे क्योंकि वह एकमात्र है जिसे वह बंदी से छुड़ा सकते थे, और गोल्डमैन उन्हें बताते हैं कि लड़का शायद बाद में उसका पीछा करेगा, लेकिन कियारू जोड़ते हैं कि यह जीवन में एक सम्मानजनक लक्ष्य है क्योंकि प्रतिशोध व्यक्ति को मृत्यु से दूर रखता है। गोल्डमैन बच्चे का ध्यान रखने का वादा करता है और जाने की तैयारी करता है। कियारू फ्लेयर और सेट्सुना से पूछता है कि क्या वे शहर छोड़ने के लिए तैयार हैं और दोनों सहमत होते हैं। रास्ते में फ्लेयर उन्हें बताती है कि सावधान रहें क्योंकि वह ब्रांडिका नामक एक शहर के बारे में जानकारी देती है, ये जोड़ते हुए कि यह बहुत खतरनाक है और उन्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए। वह यह भी प्रकट करती है कि राजकुमारी नॉर्न वहां की कमांडर हैं। यह सुनकर कियारू जानता है कि उस दिशा में जाना आवश्यक है क्योंकि उसके पास एक योजना है। वो उसे बताता है कि क्या करना है और उसे चूमता है। जब वह जाता है तो वह उन्हें सूचित करता है कि वे ब्रेंडिका शहर जा रहे हैं। लड़कियां उससे पूछती हैं कि वे वहां क्यों जा रहे हैं, लेकिन वह बताता है कि वहां कोई है जिसे वह देखना चाहता है और ब्लेड और बुलेट को देखने पर वह क्या करेगा ये बताना शुरू करता है। इसी बीच अपने महल में नॉर्न महसूस करती है कि उसके पास जो लोग हैं वे बहुत अयोग्य हैं और वह अपने एक सेवक के शरीर पर चलने लगती है, उसके छोटे सॉसेज पर पैर रखते हुए। इसके अलावा वे कियारू और उसकी बहन, जिसे वह गद्दार कहती है, को संभालने की योजना बनाना शुरू करते हैं। दूसरी ओर फ्लेयर, जिसे अभी तक अपने पिछले जीवन की कुछ भी याद नहीं है, और सेत्सुना कियारू के साथ कसरत करते हुए खुशी की आवाजें निकालने लगती हैं। अगले दिन कियारू जागता है और जब महिलाएं सो रही होती हैं तो वह टूटी हुई छड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। वह एक रत्न के बारे में बात करना शुरू करता है और सोचता है कि अगर वह उनमें से एक को प्राप्त कर ले तो वह क्या करेगा। वह बुलेट और ब्लेड को भी याद करता है और उन पर लेने की योजना बनाई गई बदले की योजना। कुछ दिनों बाद वे ब्रेनिका पहुंचते हैं।
और लड़कियां देखते हैं कि यह पूरी तरह से मानवों और राक्षसों दोनों द्वारा नियंत्रित है। वे जो शहर में हो रहा है उससे भ्रमित हो जाते हैं और केयारू उन्हें ज़ोरो साम्राज्य की कहानी बताते हैं कि कैसे वे राक्षसों के साथ युद्ध में थे और कैसे वे रक्षात्मक स्थिति में थे। वह कहानी जारी रखते हैं जब वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनसे किसी के साथ टेबल साझा करने के लिए कहा जाता है। केयारू लड़कियों से खाने के लिए कहता है और वे पाते हैं कि खाना स्वादिष्ट है। फिर वह पुरुषों से इस शहर के बारे में बताने के लिए कहता है क्योंकि वे अभी पहुंचे हैं और पुरुष उन्हें इसके बारे में बताने के लिए सहमत होते हैं। आदमी उन्हें बताना शुरू करते हैं कि कैसे राक्षस सह अस्तित्व के लिए सहमत हुए और कैसे उन्होंने एक स्थिर शहर बनाने के लिए इंसानों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। लड़कियां ये सोचने लगती हैं कि वे एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं और आदमी उन्हें बताते हैं कि कुछ कर रक्त के रूप में दिया जाता है, जिससे लड़कियां महसूस करती हैं कि यह पारस्परिक है और शहर अद्भुत है। अचानक रेस्तरां में परिचारक आता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपनी मेज किसी और के साथ साझा कर सकता है और वह सहमत हो जाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वह वही दानव राजा है जिसे उसने अपनी दृष्टि में देखा था और उसे विश्वास नहीं होता। केयारू अपनी क्षमताओं का उपयोग यह जांचने के लिए शुरू करता है कि क्या यह वास्तव में वही है और वह देखता है कि उसके बालों का रंग अलग है, लेकिन यह निश्चित रूप से वही है। वो यह भी देखता है कि उसके अंदर एक अपार शक्ति है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लेता है और वे खाना जारी रखते हैं। फ्लेयर, जिसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है, महसूस करती है कि ज़ोरो साम्राज्य में इस तरह के खाने को बनाने की कोई तकनीक नहीं है और वह पुरुषों से राक्षसों के बारे में पूछती है। वे उसे उन विभिन्न प्रकार के राक्षसों के बारे में बताने लगते हैं जो उनके पास हैं। वो उसे बताते हैं कि एक राक्षस भगवान है जो उन सभी को नियंत्रित करता है, लेकिन किसी ने भी राक्षस भगवान को पहले नहीं देखा है। फिर केयारू उन्हें बताता है कि राक्षस भगवान उन्हीं के साथ उसी मेज पर बैठे हैं, जिसे वे मानने में कठिनाई महसूस करते हैं और कहते हैं कि अगर वह सच में राक्षस भगवान है तो वे उसे पकड़ सकते हैं। वह महिला पूछती है कि क्या वह नशे में है और केयारू उसे बताता है कि वह उन राक्षस भगवान जैसी दिखती है जिन्हें वह जानता है और वह कहती है कि उसने गलत समझा है क्योंकि वह तो सिर्फ एक महत्वहीन राक्षसी प्राणी है। फिर केयारू उसे उनके भोजन से खाने की पेशकश करता है, अपनी उस मजाक के लिए माफी के रूप में जिसमें उसने उसे राक्षस प्रभु कहा था, और वह भोजन स्वीकार करती है और उससे पूछती है कि वह उसे राक्षस प्रभु क्यों कहेगा। केयारू उसे बताते हैं कि उन्होंने कई साल पहले डेमन लॉर्ड को देखा था, लेकिन उसके बाल चांदी जैसे थे। लेकिन जो दानव उनके बीच में है वह कहता है कि उसने जो विशेषताएं बताई हैं वे ब्लैक विंड जनजाति से मिलती हैं और उन सभी को मार डालने का आदेश है, जिसे केयारू सुनने में असुविधाजनक मानते हैं। खाना खत्म होने के बाद केयारू देखता है कि दानव जा रही है और उसका नाम पूछता है, लेकिन वह उसे कहती है कि उसके मामलों में फिर से शामिल ना हो क्योंकि उसे मार दिया जाएगा। केयारू उसे सलाह के लिए धन्यवाद देता है क्योंकि वह उसे सलाह देता है कि वह आने वाले हमले का पूरी ताकत से सामना करे, और वह हैरान हो जाती है। अचानक रेस्तरां पर हमला होता है और अधिकांश राक्षस गिर जाते हैं। केयारू देखता है कि वह अकेले ही हमले का सामना कर सकती है और कैसे वह एक हमले की तैयारी कर रही है जिसे इकट्ठा करने में समय लगेगा। फिर वह देखता है कि उसे एक लकवाग्रस्त कर देने वाले जहर से मारा गया है, जिससे वह गिर गई है। इसके बाद केयारू उससे पूछता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि वह उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है, जिस पर वह उसे बताती है कि उसे मदद की जरूरत है। केयारू मुस्कुराता है और दानवों से कहता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। वह एक दानव को गिरा देता है और सेत्सुना से कहता है कि वह रैप्टर को तैयार करे क्योंकि वे स्थान छोड़ रहे हैं। फिर वह देखता है कि वह उतनी ही मजेदार होने वाली है जितनी उसने सोची थी। वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं और वह लड़कियों को आदेश देता है कि वे बाहर जाकर देखें कि क्या राक्षस वापस आ रहे हैं। केयारू और लड़की बात करने लगते हैं और वह उसे बताता है कि वह भविष्य की दानव प्रभु है, जैसा कि उसने अपनी आंख से देखा है, और वह खुद को हीलर का हीरो के रूप में परिचित कराता है। वह अपने पंख दिखाती है और उड़ना शुरू कर देती है, जिससे केयारू को पता चलता है कि वह ब्लैकविंग जनजाति से है। वही उसे कहता है कि उसे लड़ाई करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसे उसकी बात सुननी होगी, और वह उसे अपने पक्ष में आने के लिए मनाने की कोशिश करता है। लेकिन वह कहती है कि वह उस पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि वह एक हीरो है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वह जाने की योजना बनाती है, लेकिन केयारू उसे रोकता है और उसे बचने के लिए बेहतर विकल्प देने की कोशिश करता है और उसे सलाह देता है कि वह वर्तमान दानव भगवान को मार दे ताकि वह अगली बन सके। वह दिए गए प्रस्ताव से चौंक जाती है और उससे पूछती है कि उसकी असली मंशा क्या है, जो वह बताता है कि वह दानव भगवान का दिल चाहता है। वह रुक जाती है और कहती है कि वह रात भर उसके कहे पर विचार करना चाहती है। अगले दिन सुबह वह उठती है और देखती है कि केयारू अन्य लड़कियों के साथ व्यायाम कर रहा है और आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वह सोचने लगती है कि क्या वह उसके शरीर के पीछे है। फिर केयारू उसे अपने साथ कसरत करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि वह दावा करती है कि वह वयस्क है और वह सब कर सकती है जो उसने उन्हें करते हुए देखा है। दूसरी ओर केयारू उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वह डर जाती है और अपनी मां को बुलाती है। उस सुबह बाद में वे मेज पर बात शुरू करते हैं, जहां दानव सोचने लगता है कि केयारू एक अच्छा व्यक्ति है या बुरा, लेकिन फ्लेयर और सेत्सुन उसे आश्वासन देते हैं कि केयारू एक अच्छा व्यक्ति है। फिर भी उसे लगता है कि उसके साथ खेला जा रहा है। टेबल पर वह उससे फिर से उनके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है और आश्वासन देता है कि फ्लेयर और सेत्सुना द्वारा हर कीमत पर उसकी रक्षा की जाएगी। वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं जब तक कि वह बाद में उससे जुड़ने के लिए सहमत नहीं हो जाती, ये देखकर कि उसने लड़ाई बंद करने का वादा किया है, और यह भी आश्वासन देता है कि वह राक्षस प्रभु को मारने और उसका दिल वापस पाने में मदद करेगा। वे उम्मीद करती है कि अंत में वह उसके शरीर के पीछे नहीं है, और वह उसे बताता है कि वह नहीं है क्योंकि वह उसके लिए फ्लेयर और सेत्सुना की जान खतरे में नहीं डालेगा।
नाश्ते के बाद कियारू उससे पूछने लगता है कि क्या वह राक्षसों का ख्याल रख सकती है, और वह उसे बताती है कि वह कर सकती है, लेकिन उनका ध्यान रखना बहुत कठिन है। कियारू फिर उसकी मदद करने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि यह किस प्रकार का राक्षस है, और वह उसे बताती है कि यह सिर्फ राक्षस नहीं बल्कि एक भगवान है। कियारू आश्चर्यचकित हो जाता है और पूछता है कि उस देवता का नाम क्या है, जिसका वह उसे बताती है कि वह घातक बीमारियों का दिव्य पक्षी है, कालाड्रियस। कियारू उस पक्षी की कहानी याद करता है और उससे विनती करता है कि वह उसे देखने जाए। वह उससे पूछती है कि क्या वह पागल हो गया है जो उस पक्षी को देखने की मांग कर रहा है, जो बीमारियों को ठीक कर सकता है और फैला भी सकता है। कियारू तब उसे मनाने की कोशिश करता है, यह कहकर कि अगर वह दानव भगवान को हराना चाहती है तो उसे अधिक लड़ाई की शक्ति की जरूरत है। हालांकि वह उससे सहमत होती है, लेकिन उसे यह भी याद दिलाती है कि उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और वह परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। कियारू उसे याद दिलाता है कि वह रिकवरी का हीरो है और वह कहता है कि यह करना महत्वपूर्ण है जब तक उसके पक्ष में अवसर है। वह सहमत है, लेकिन उसे बताती है कि इससे पहले कई शर्तों पर विचार करना होगा, और उसे बताती है कि उन्हें पूरे ग्रह का चक्कर लगाना होगा। वह महसूस करती है कि वे उसके चेहरे को पहचान लेंगे और कियारू दूसरी शक्ल में बदल जाता है और उससे पूछता है कि क्या यह ठीक है। कियारू वापस पक जाता है और देखता है कि उसे ध्वस्त कर दिया गया है। फिर वह सुनता है कि एक राक्षस उसकी ओर आ रहा है और पूछ रहा है कि लड़की कहाँ है। कियारू उसे बताने की कोशिश करता है कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ा है, लेकिन राक्षस उसे बताता है कि उसकी गंध उसका पीछा करती रहेगी, भले ही वह अपना चेहरा बदल ले। कियारू राक्षस को हरा देता है और घर पर अच्छे अच्छे सामान लेकर आता है और सेत्सुना से पूछता है क्या वह उनका पता लगा पाएगी ताकि वे आधी रात को उन पर हमला कर सकें। अचानक लड़कियां कियारू के सामने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वे उसके साथ फिर से व्यायाम करने की योजना बना रही हैं। ईव, दानव लड़की, आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि वह सोचती है कि वे क्यों कियारू के सामने बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। बाद में आधी रात को कियारू और सेत्सुना दानवों पर हमला करने जाते हैं। पहले उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमला करते हैं और बाद में मैड काऊ जनजाति के कुछ अन्य सदस्यों को बेहोश कर देते हैं। फिर कियारू उन्हें एक गड्ढे में डाल देता है और जैसे ही वे जागते हैं वह उनसे पूछता है कि क्या उनका समूह वही समूह है जो ईव के पीछे है, और वही वादा करता है कि अगर वे उसे जवाब देंगे तो वह चला जाएगा। वे उससे कहते हैं कि केवल वही हैं जो दानव भगवान के उम्मीदवार के बारे में जानते हैं, लेकिन कियारू उन्हें धोखा देता है और कहता है कि वह 2 हफ्ते में चला जाएगा। कुत्ता मीम है। मैड काऊ कबीला आश्चर्यचकित हो जाता है और वह यह भी कहता है कि उन्हें अपने गड्ढे के अंदर अपनी गायों पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि वे शिकायत करते हैं कि वे भूख से मर जाएंगे। बाद में सराय में कियारू ने एक कमरे में 2 बिस्तर लिए और लड़कियों ने देखा कि वे बहुत आरामदायक थे। दूसरी ओर ईव उनसे पूछने लगती है कि क्या वह दूसरी कमरा ले सकता है, क्योंकि वह लड़कियों के साथ जो गतिविधियां करता है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। फिर कियारू उसे बताता है कि और हमलावर आ रहे हैं और अगर वे एक कमरा साझा करें तो उसकी सुरक्षा करना आसान होगा। फिर वह उससे कहता है कि वह खुद को नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे ही उसे इसकी आदत हो जाएगी ये सुखद आवाजें उसके लिए मीठी लोरी होंगी। मेरा निराशा अकथनीय है और मेरा दिन बर्बाद हो गया। अगले दिन कियारू फ्लेयर को एक स्टाफ खरीदने के लिए बाहर ले जाता है और जैसे ही उसे अपनी पसंद का स्टाफ मिलता है वह उसे उसमें जादू भरने के लिए कहता है, लेकिन वह देखता है कि स्टाफ में एक प्रतिरोध है और उसे फिर से प्रयास करने के लिए कहता है। वह दूसरी बार प्रयास करती है और देखती है कि वह अधिक सुचारू रूप से बहता है और वह किसी भी क्षमता को हासिल कर सकती है जिसे वह चाहती है। दुकान का सहायक हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह 2 और डंडों के साथ वही कर सकता है जो उसने किया था, और वादा करता है कि वह उसे उसके स्टाफ के लिए पहले से जो भुगतान किया गया है उसका 1/3 लौटा देगा। लेकिन कियारू उसे आधा करने के लिए बातचीत शुरू करता है। दुकान का सहायक सहमत होता है और व्यापारी जो चाहता है वह करता है और देखता है कि यह एक अद्भुत कौशल है, और वह उससे पूछता है कि वह कौन है। जब वे अभी भी बातचीत कर रहे होते हैं तो अचानक सुनते हैं कि जोएल सेना आ रही है और कियारू फ्लेयर से कहता है कि उसके बिना सराय पर जाए। फिर वह देखने के लिए एक ऊंची जगह पर जाता है कि क्या चल रहा है और देखता है कि वह नॉर्न है। वह एक ऐसी सेना के साथ है जिसे वह आसानी से नहीं हरा सकता। आगे देखने पर वह देखता है कि वह उसके साथ है जिससे वह लंबे समय से बदला लेना चाहता है, जो है ब्लेड, द हीरो ऑफ द स्वॉर्ड।